वीक 1 की तो हमने बात कर ली। अब हम चलते हैं वीक 2 की तरफ, जहां पर 4 मैचेस खेले जाएंगे। 2 मैचेस ग्रुप ए में और 2 मैचेस ग्रुप बी में। ग्रुप ए के अंदर आईसी स्पोर्ट्स रेस्ट करेगी, जबकि ग्रुप बी के अंदर किंग्स 11 रेस्ट करेगी। ग्रुप ए के 2 मैचेस आपको नुमान बताएंगे। जी हाँ, ग्रुप ए के अंदर पहला मैच जो होगा वो होगा ईगल 11 वर्सेस सुपरस्टार, और सेकंड मैच जो होगा पिच स्ट्राइकर वर्सेस हक वॉरियर्स। ग्रुप बी के मैचेस के बारे में आपको अब्बास भाई बताएंगे कि ग्रुप बी में कौन से 2 मैचेस खेले जाएंगे। सी कंपनी वर्सेस शाहीन 11। दूसरा मैच होगा अल्लाह बादशाह वर्सेस टेस्टिफाई। जी, जैसा कि आपने ग्रुप ए के 2 मैचेस के बारे में भी जाना और ग्रुप बी के 2 मैचेस के बारे में भी जाना, तो अब हम करते हैं कंपैरिजन, जो कि हम शुरू करेंगे ग्रुप ए की तरफ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप ए के मैच ईगल्स 11 वर्सेस सुपरस्टार्स की। अगर हम बात करें ईगल्स 11 की, तो इनके कप्तान हैं अली सोहेल। ये बहुत अच्छे बॉलर हैं। इस ईगल्स 11 एक ऐसी टीम है जो हमारे साथ काफी अरसे से खेल रही है और ये काफी डिसिप्लिन टीम है। ये यंग लड़कों के ऊपर बेस कर रही है। इनके पास यंग टैलेंट काफी ज्यादा मौजूद है। इनके बहुत सारे प्लेयर्स को तो मैं जानता नहीं हूँ, यानी कि अगर आप कंपैरिजन की बात करते हैं, इनके साथ हमने काफी मैचेस वगैरह खेले हुए हैं, पर इनके प्लेयर्स से ज्यादा मैं यूज टू नहीं हूँ और मेरा ख्याल है नुमान और अब्बास भाई भी ज्यादा यूज टू नहीं होंगे। हम इतना ज्यादा जानते नहीं है इनके बारे में, लेकिन ये एक अच्छी टीम है। ये एक ऐसी टीम है जो आपको कहीं पे भी टफ टाइम दे सकती है। जब हम इनका पहला मैच देखेंगे, तो पहला मैच देखने के बाद हमें बेहतर अंदाजा हो जाएगा। हम नेक्स्ट मैच में बेहतर कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा इनका प्लेयर ऐसा है जो प्लेयर टू वॉच आउट है, या कौन सा इनके पास ऐसा कोई यंग प्लेयर है जो कि एक अच्छा की परफॉर्मर बन सकता है इनका इस टूर्नामेंट के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनकी मुखालिफ टीम की, तो वो है सुपरस्टार। सुपरस्टार की टीम के बारे में आपको नुमान बताएंगे। जी हाँ, ईगल 11 की तरह ये भी एक टीम है जिसमें कैप्टन हाफिज कासिम, जो कि काफ़ी अरसे से हमारे पास डोमिनेटर्स टीम की तरफ से खेल रहे थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने डिसाइड किया अपनी एक अलग टीम बनाने का, और उन्होंने भी सारे ही लड़के जो है वो न्यू ऐड किए हैं इनमें। तो इनमें मुझे भी तो कोई ख़ास पता नहीं है इन टीम के बारे में कि कौन से प्लेयर कैसा खेलता है। हाफिज़ कासिम एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, और उसके साथ एक प्लेयर जो जाना माना प्लेयर माना जाता है जाहिद गोली, वो इन्होंने ऐड किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर वो खेलने के लिए आते हैं तो इसमें वो प्लेयर्स टू वॉच आउट होंगे। जी बिल्कुल नुमान, ऐसे ही है। अगर हम बात करें ग्रुप ए के सेकंड मैच की, तो ग्रुप ए का सेकंड मैच खेला जाएगा पिच स्ट्राइकर्स और हक वॉरियर्स के दरमियान। पिच स्ट्राइकर्स एक टीम है जो कि पहले भी हमारे पिछले सीजन में हिस्सा ले चुकी है इमर्जर्स नाम से। इस दफा ये पिच स्ट्राइकर्स के नाम से हमारे टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत डिसिप्लिन टीम थी, इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है लास्ट सीजन। अगर हम इनको एक अच्छी फेयर टीम कहें तो ये गलत नहीं होगा, और इनकी परफॉर्मेंसेस भी काफी अच्छी रही थी। इसके अलावा हक वॉरियर्स की टीम से आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। अगर हम बात करें पिच स्ट्राइकर्स की, तो पिच स्ट्राइकर्स की टीम ऐसी है कि जिसके अंदर यंग लड़के मौजूद हैं, बहुत सारे यंग लड़के मौजूद हैं। इनके कैप्टन अच्छे प्लेयर हैं बिलावल। उसके अलावा इस टीम के बहुत ज्यादा प्लेयर्स के बारे में हमें मालूमात नहीं है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि इनके पास बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो कि हमने लास्ट सीजन देखे हैं। जैसे ईगल्स 11 का मैंने आपको बताया, वैसे ही जब हम इनका पहला मैच देखेंगे तो हम एक बेहतर आपके सामने नजरिया पेश कर सकते हैं इनकी टीम का कि कौन सा प्लेयर ऐसा है जो इनका प्लेयर टू वॉच आउट हो सकता है, क्योंकि इस वक्त हमारे लिए ये चीज बताना एक मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन लास्ट सीजन के अंदर मैंने देखा है कि इस टीम की बैटिंग बहुत बेहतरीन है। ये टीम एंड तक बैटिंग करती है और लड़ती है। इनके साथ जिस टीम का मैच है वो है हक वॉरियर्स। हक वॉरियर्स के बारे में आपको अब्बास भाई बताएंगे। जैसे कि लास्ट संडे हक वॉरियर वर्सेस आईसी स्पोर्ट्स का मैच था, तो आईसी स्पोर्ट्स पहले 6 ओवर जो बैटिंग में था, बिल्कुल हक वॉरियर उनके हावी थी, क्योंकि हक वॉरियर के बॉलर मैं ही अंपायर था उधर, तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो फर्स्ट उन्होंने 6 ओवर बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, मगर मिडल और इनके डेथ ओवर थे वो बिल्कुल इनके ओपोजिट गए, उनके हक में नहीं थे। तो इसी लिहाज से देखा जाएगा जो अब इनका मैच है, तो अगर तो इनका इसरार, अमार या उस्मान जाट फॉर्म में वापस आ जाते हैं,
यहाँ अमार इनका इस संडे मैच में नहीं था, तो फिर तो हक वॉरियर की टीम बिल्कुल हैवी होगी। तो जैसा कि शहबाज मेन कप्तान थे इनके और बस पार्ट टाइम बॉलर ही थे एक किस्म के, तो इनकी तरफ से भी कुछ भी नहीं हुआ। उसामा बिल्कुल खाली गया है। उसामा इनका मेन बैट्समैन में आता है, ओपनिंग में भी आता है। अब इन्होंने मिडल में खिलाया था मगर वैसा नहीं चल सका जैसे उनको जिम्मेदारी से खेलना चाहिए था। राना इसरार फॉर्म में बहुत अच्छा है, 20 गेंदों में 53 स्कोर किए हैं उसने, तो 6 छक्के भी लगाए हैं उसने, माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला है। तो अगर तो यही इसने अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखी तो वन साइडेड मैच ये लोग कर सकते हैं। समी खान इनका पहली ही गेंद पे आउट हो गया, वो भी इनका अच्छा बैट्समैन है, ऑलराउंडर है उनका। तो बाकी जाहिद खान इनकुल नील गया है, साजिद खान इनका बिल्कुल जीरो गया है, असगर अली जीरो है। उमर बहुत जिम्मेदारी से बैटिंग ली, राना इसरार और उमर ने पावर प्ले यूटिलाइज किया था इन्होंने 6 ओवर, तो बस वही स्कोर बूस्ट हुआ है। उसके बाद बाकी एक के बाद एक आता गया बस। जी अब्बास भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 6 से 7 ओवर्स में मैं जैसे कि पहला भी बता चुका हूं, इनके 111 रन्स थे, तो ये बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जैसा कि आपने अमार का जिक्र किया, आपने बीच में मलिक अली और शेबी का जिक्र नहीं किया। तो बेसिकली मुझे जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक मलिक अली, अमार और शेबी कुछ मैचेस तक हक वॉरियर्स के पास अवेलेबल नहीं है। तो इनको कोशिश करनी होगी कि जो इनकी बेंच स्ट्रेंथ है, इनके जो पहले से प्लेयर खेल रहे हैं, उन्हीं को जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि इनके पिछला मैच भी ये लोग हारे हैं, बुरी तरह से हारे हैं। तो इनका मोराल डाउन होगा। अगर इनको अपना मोराल हाई करना है तो इनको एक टीम परफॉर्मेंस देनी है। बिल्कुल। हम बात करते हैं ग्रुप बी के पहले मैच के बारे में, जो कि अल्लाह बादशाह वर्सेस ट्रस्टिफाई है। ट्रस्टिफाई एक नई टीम है और अल्लाह बादशाह को तो आप जानते ही हैं, पिछला मैच भी आपने फॉलो किया ही होगा। बाकी आपको अल्लाह बादशाह और ट्रस्टिफाई के मैच का कंपैरिजन नोमान करके बताएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि हारिस ने बताया, अल्लाह बादशाह एक पुरानी टीम है और काफ़ी सालों से ये टूर्नामेंट यहाँ पे खेल रही है और हम खुद भी वहाँ पे खेलते हैं, तो हम इस टीम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और ट्रस्टिफाई जो कि बिल्कुल एक न्यू टीम है, लेकिन उसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको हमने देखा हुआ खेलते हुए, हमारे साथ खेलते रहे हैं। वो कुछ प्लेयर हमारी टीम से भी खेलते रहे हैं, जिनमें से एक फरजाद हैं। तो ये भी एक बहुत कांटेदार मुकाबला हो सकता है दोनों टीमों के दरमियान। जैसे कि बात करें टीम ट्रस्टिफाई की, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे नाम खेल रहे हैं। जब बात करें अगर उनके बैट्समैनों की, तो फरजाद काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं और जिस दिन वो चलते हैं तो फिर वो अपना वन साइडेड कर देते हैं एक टीम को। तो उसके बाद बात करें अदर बैट्समैनों की, जिनमें शहरी आते हैं, वो भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, ऑलराउंडर है वो। और देन अगर बात करें उनके कैप्टन मोहम्मद उमैर हैं, वो भी पिछला टूर्नामेंट थे किसी टीम में, शायद वो खेले नहीं, या वो शाहीन 11 वाले टूर्नामेंट में खेल रहे थे चीकू 11 की तरफ से। तो उनकी परफॉर्मेंस कुछ यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो इसलिए उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। बाकी अमीर अली भट्ट एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और हाफिज़ कासिम एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, तो ये दोनों भी उनके लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं बॉलिंग में। और एक उर्वा भट्ट, ये भी नए प्लेयर हैं यहाँ पे, इनके बारे में भी आप कुछ नहीं कह सकते। और उसके बाद अगर बात करें तो जैद भट्ट की, वो भी एक बेहतरीन बॉलर आप उनको कह सकते हैं, फास्ट। उसके बाद अगर बात करें अरहम भट्ट की, तो काफ़ी इनकी वीडियोस वगैरह तो हमने काफ़ी देखी हैं फेसबुक पे। इनको काफ़ी दफ़ा फेसबुक पे आप रील स्क्रॉल कर रहे हो तो आपने देखा होगा अरहम भट्ट 150 के नाम से। तो ये काफ़ी स्विंग करते हैं बॉल को, उसका रीज़न पता नहीं क्या है, वो हारिस ही बता सकते हैं बेहतर, उन्होंने भी काफ़ी देखा है उनको। तो हारिस क्या कहते हैं इस बॉलर के बारे में? जी नुमान, मैंने इनकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं। जब आपने मुझे बताया कि ये हमारे टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, तो मैंने इनकी काफ़ी वीडियोस देखी हुई हैं। देखिए, आपको वीडियोस देख के, सड़क के ऊपर इस तरह से वीडियोस देख के आपको किसी प्लेयर का आइडिया नहीं होता, क्योंकि जब भी मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूं तो कमेंट सेक्शन में लिखा होता है कि 10 कदमों की विकेट के ऊपर तो कोई भी इतनी तेज गेंद कर सकता है। अब ये हम नहीं जानते कि वो विकेट 10 कदमों की लगी हुई है या कितने कदमों की लगी हुई है। असल उनका पता तो तब चलेगा जब वो इस संडे को हमारे टूर्नामेंट में आएंगे। अगर वो आते हैं और आकर जब गेंद करेंगे तो तभी पता चलेगा। वीडियो से और दूसरी बातों से, कहीं सुनी बातों से तो हम किसी प्लेयर का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वैसे भी ये ग्रास की क्रिकेट है, तो ये मुझे लगता है उनके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है ये क्रिकेट जो है T20 की।
तो क्योंकि ग्रास के ऊपर विकेटें लगती हैं तो बॉलर्स को काफ़ी मदद मिलती है इसमें, तो मेरे ख्याल में वो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी आप ठीक कह रहे हो नुमान, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूं कि ट्रस्टिफाई एक नई टीम है हमारे टूर्नामेंट के अंदर। अगर 10 टीम्स खेल रही हैं तो 10 में से 9 ऐसी टीम्स हैं जो पहले से हमारे टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा ले रही हैं। ये पहली टीम है जिसने हमें पहली दफा ज्वाइन किया, लेकिन इसके अंदर भी 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो हमारे टूर्नामेंट में ऑलमोस्ट पहले सीजन से खेल रहे हैं। अब मुझे इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इनकी टीम आपस में कैसी जेल है, इनका आपस में राब्ता कितना है, इनका आपस में गेट टुगेदर कितना है, कि क्या उन प्लेयर्स ने अपने बाकी साथियों को, अपने कैप्टन को ये चीज बताई है कि इस टूर्नामेंट का क्या स्टैंडर्ड है, इस टूर्नामेंट के क्या रूल्स होते हैं, इन टूर्नामेंट के अंदर किस तरह से रूल्स को फॉलो करवाया जाता है। क्योंकि कई लोग जो पहले हमारे टूर्नामेंट से वाकिफ नहीं होते, उन लोगों को यही लगता है कि जैसे बाहर वो टूर्नामेंट खेलने जाते हैं और वहां पर रूल्स पे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, रूल्स को बिल्कुल साइड लाइन किया जाता है, तो यहाँ पे हमारे टूर्नामेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। तो मुझे लगता है एक बड़ी मुश्किल उनके लिए ये इंतजार कर रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स भी उनके इस टूर्नामेंट में खेल चुके हैं पहले भी, और मोहम्मद उमैर भी शाहीन 11 का भी एक टूर्नामेंट खेल चुके हैं, उसमें भी काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन उनको थोड़ी बहुत तो पता चल ही गई होगी। बाकी ये वो जब मैचेस देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो रूल्स के ऊपर फॉलो करेंगे और अपना सारी टीम को पूरी डिसिप्लिन रखेंगे और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे यहाँ पे आके। चले नुमान, हम देखते हैं आपकी बात किस हद तक सही साबित होती है, लेकिन मैंने वो इंकशाफ कर दिया जो मुझे नजर आ रहा है। तो अब हम ट्रस्टिफाई से हट के जरा अल्लाह बादशाह की बात करते हैं। तो अल्लाह बादशाह की टीम पे जरा रोशनी डालें। टीम अल्लाह बादशाह ने परफॉर्म तो बहुत अच्छा किया है पिछले मैच में, लेकिन कुछ गलतियों पे मैं इनको वार्न करना चाहूँगा कि वो इन गलतियों को देखें और इनसे कुछ सबक हासिल करें। जैसा कि एकदम विकेट्स का कोलैप्स करना, एक के बाद एक विकेट गिरना, ओपनर ने परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद एहसन काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने एक शॉट लगाई, शॉट अच्छी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सीधा फील्डर के हाथ में गई। उसके बाद जहांगीर आए बैटिंग पे, तो वो भी मैं कह रहा हूँ कि आते ही वो स्टे ना कर पाए, वो मारने के चक्करों में ही थे और इसी तरह वो कैच पकड़ा कर वो भी आउट हुए। उसके बाद उनके कैप्टन ने भी यही गलती की, वो भी आए और आते ही मारने की कर रहे थे। ये बेसिकली T20 क्रिकेट है, इसमें आपको थोड़ा स्टे करके खेलना होगा। जब आप देखें कि आपकी विकेट्स गिर रही हैं तो आप कोशिश करें कि जो सेट प्लेयर खड़ा हुआ है उसको खिलाएं और ख़ुद जो है वो स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करें। और उसके बाद अब्दुल मतीन को भी मैं देखता रहा, वो उन्होंने 9 बॉलें खेली, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसी बॉल देखी हो जो उन्होंने प्रॉपर उस बॉल को देख के स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश की हो। और उसके बाद अफाक भी आए और चलते बने। उसके बाद हैदर और माहद ने काफ़ी सेंसिबल क्रिकेट खेली। तो मैं यहाँ पे ये टीम अल्लाह बादशाह के कैप्टन मेरे साथ बैठे हैं, इनको मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है और टीम को मज़ीद नाकामी से बचाना है और आप चाहते हैं कि आपकी टीम ऐसी कामयाब होती रहे, तो आपको मिडिल ऑर्डर में कुछ ऐसे प्लेयर को खिलाना पड़ेगा जो सेंसिबल क्रिकेट खेले, बिल्कुल स्ट्राइक रोटेट करके खेले। कि आपके पास 20 ओवर होते हैं और आप इतनी जल्दी अगर आप कोलैप्स करेंगे तो आपका बहुत जल्दी ऑल आउट होने का खतरा है। जैसे कि अभी भी आप 17 ओवर में ऑल आउट हो गए थे, तो वो एंड पे अगर पार्टनरशिप ना लगती तो आपका स्कोर मुश्किल से 105 110 तक वो रुकता। जी नुमान, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे इस बात पे सहमत हूँ। लेकिन टेप बॉल क्रिकेट एक इस तरह की क्रिकेट है कि जहाँ पे ग्रास के ऊपर विकेट्स लगी होती हैं, आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा पाते आया कि ये विकेट 250 रन वाली है या ये विकेट 150 रन वाली है। जैसा कि हमने अपनी इनिंग्स का जब आगाज किया तो हमारा एक माइंडसेट था कि हमने कम से कम 250 रन बोर्ड पर करने हैं, क्योंकि शाहीन 11 एक स्ट्रॉन्ग टीम है। शाहीन 11 के सामने अगर हम 250 रन करें तो शायद हम सेफ हो सकते। लेकिन जैसे जैसे इनिंग्स आगे बढ़ती गई तो हमें अंदाजा हुआ कि ये विकेट उतना आसान नहीं है जितना हम इसको सोच रहे थे, क्योंकि गेंद बाउंस होने के बाद रुक जाता था, जिसकी वजह से एज लग रहे थे और जब शॉट खेलने जाते थे तो वो शॉट प्रॉपर हिट नहीं हो पाता था। उसके अलावा कुछ बाउंड्रीज जो हैं वो बड़ी बाउंड्रीज लगी हुई थी, जिसकी वजह से मजा भी आ रहा था खेलने का, क्योंकि क्रिकेट का मजा तो तभी है जब आपको
बड़ी शॉट्स देखने को मिले। आपकी लेग साइड की बाउंड्री थोड़ी छोटी थी, लेकिन स्ट्रेट पर आपको बहुत बड़ी बाउंड्री देखने को मिल रही थी। लेकिन शॉट्स मारने वाले ने वहां पर भी बहुत बड़े बड़े हिट्स किए, और लेग साइड जहां पर बाउंड्री छोटी थी वहां पर अल्लाह बादशाह ने तो उसका काफी फायदा उठाया, लेकिन शाहीन 11 उसका कोई खास फायदा नहीं उठा सके। उनकी दो मेन विकेट्स इम्तियाज और बिलाल टैंकी दोनों लेग साइड पर ही कैच देकर आउट हुए। और जो आप बात कर रहे हैं कि स्टे देने का विकेट के ऊपर, जी बिल्कुल, ये आपने अल्लाह बादशाह के कप्तान अब्बास भाई को एक अच्छा मशवरा दिया है कि आपके पास मिडिल ऑर्डर के अंदर एक ऐसा बैट्समैन मौजूद होना चाहिए जो आपके इनिंग्स को आगे चलाए, थोड़ा सा रोके, ताकि आपकी टीम 20 ओवर्स मुकम्मल कर सके। जैसा कि अभी भी आपने इस मैच में अगर देखा है तो ना अल्लाह बादशाह की टीम 20 ओवर्स पूरे खेल सकी, ना ही शाहीन 11 की टीम 20 ओवर्स मुकम्मल खेल चुकी। एक न्यूज मेरे पास ये है जो कि मुझे पता चला है कि अल्लाह बादशाह के जो प्लेयर्स हैं एहसन, उनकी कायदे आजम ट्रॉफी के अंदर सिलेक्शन के चांसेस बन रहे हैं। तो हम दुआगो हैं उनके लिए कि अल्लाह पाक उनको इज्जत दे, उनको बड़ा मर्तबा दे। तो अगर वो वहां पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो आने वाले मैचेस में अल्लाह बादशाह के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ग्रुप बी का दूसरा मैच शाहीन 11 और सी कंपनी के दरमियान खेला जाएगा। शाहीन 11 का एक मैच पहले हो चुका है जो कि पिछली इतवार अल्लाह बादशाह के साथ हुआ, उनको 29 रन से गालबन शिकस्त हुई, और अब वो अपना अगला मैच खेलने जा रहे हैं सी कंपनी के साथ, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। इन्होंने APL के 2 सीजन्स में फाइनलिस्ट रहे हैं, एक को इन्होंने विन भी किया है। उसके अलावा उनके कैप्टन हैं अली भाई, जो कि 3 फाइनल्स खेलने वाले APL के पहले कप्तान हैं और 2 ट्रॉफियां जीतने वाले भी पहले कप्तान हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि शाहीन 11 की टीम के ऊपर अब्बास भाई हमें थोड़ी रोशनी डालकर बताएं कि पिछले मैचेस में इन्होंने ऐसी कौन सी गलतियां की जो इनको नहीं दोहरानी होंगी सी कंपनी के खिलाफ। कि शाहीन 11 और वर्सेस सी कंपनी का मैच होने जा रहा है संडे को, तो जिस परफॉर्मेंस पे शाहीन 11 खेली है, मैं तो उसी को देख के ही बताऊंगा सब कुछ, क्योंकि ऑन पेपर ये सब प्लेयर उनके मौजूद थे। जो ये नहीं कह सकते कि हमारे ये प्लेयर बेंच रेस्ट पे थे या ये प्लेयर हमारा नहीं आया था। तो बैटिंग देखने को तो सब नामवर खिलाड़ी थे। अली शेरशाह भी था, फ़हीम जहांगीर भाई भी थे, बिलाल टैंकी था जो प्रोफेशनल क्रिकेट भी आजकल खेल रहे हैं, इम्तियाज़ भी बहुत अच्छा खेलता है, शमरेज इनका बहुत अच्छा खेलता है, बिलाल नईम बहुत अच्छा खिलाड़ी है इनका, तलहा ये पहले समनाबाद लाइन्स की तरफ से खेलते थे, ये भी बहुत अच्छे हैं, टीपू भाई समनाबाद के कप्तान थे, ये भी बहुत अच्छे खेलते हैं, शानी बस अच्छे खेलते हैं, उमर मुजाहिद भी ये अच्छे ऑलराउंडर में आते हैं। तो देखा जाए जैसा कि इनके लास्ट संडे फ़हीम भाई बैड लक हुई इनकी, तो बस इसको आप इनको लैक ऑफ अवेयरनेस कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बॉलर की चालाकी को भी हम इज्जत देंगे क्योंकि उसके माइंड में था इसको आउट करना फ़हीम भाई को। जी देखिए अब्बास भाई, एक मेन चीज ये है कि एक बैट्समैन उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने अपनी क्रीज नहीं छोड़नी। बिल्कुल, अगर आप, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैं फील्डिंग पर उस वक्त कीपर के पीछे मौजूद था, तो जब फ़हीम जहांगीर को मैनकट किया गया तो पीछे से शाहीन 11 वालों के तरफ से बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए। बिल्कुल, तो मैं उन अल्फाज को यहाँ पे बयान नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये आपके गेम का एक रूल है, बिल्कुल, ये आउट का एक तरीका। आपका एक बैट्समैन जो प्रोफेशनल लेवल का बैट्समैन है, उसको कम से कम गेम की इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैंने अपनी क्रीज से बाहर नहीं निकलना, मैंने अपनी क्रीज को नहीं छोड़ना। इसको आप लैक ऑफ गेम अवेयरनेस कहेंगे। आप अगर दूसरी टीम को गालम गलोच करते हैं या इस पे बुरा भला कहते हैं, तो ये आप अपनी जो है ना वो लैक ऑफ गेम अवेयरनेस शो कर रहे हैं इस चीज से, क्योंकि ये एक क्रिकेट का रूल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सनी भाई, जैसा कि आपको भी पता है कि अगर इन्होंने ग्रुप के मैचेस जीतने हैं तो आगे जाना है, अगर ये मैच लूज करते हैं तो फिर डू एंड डाई पे मैच आ जाएगा इनका नेक्स्ट, क्योंकि इनके मेन प्लेयर फ़हीम भाई, बिलाल टैंकी अगर जिम्मेदारी लेते हैं टीपू भाई, तो फिर ही ये सी कंपनी के अगेंस्ट ये मैच विन करेंगे, वरना सी कंपनी भी छोटी टीम नहीं है। देखें अब्बास भाई, पहली चीज ये है कि टीपू भाई एक जाने माने बैट्समैन है, उनको इतना नीचे भेजने का
मुझे तो कोई ये तुक समझ नहीं आया कि क्या रहे थे शेन लेमन। वो एक इस तरह के बैट्समैन है जो आपकी गेम को चला भी सकते हैं और बड़ी हिटिंग भी कर सकते हैं। शेन 11 वाले उनको उस जगह पे भेज रहे हैं जहाँ पे उनके लिए डू एंड डाई सिचुएशन है कि या तो वो पार कर जाएं या इधर आर हो जाएं। उनके पास उसके अलावा वहां पे कोई ऑप्शन नहीं थी। दूसरी चीज मुझे ये नजर आ रही है कि शाहीन 11 ने कुछ समनाबाद लायंस से 4 प्लेयर्स लिए हैं, उन्होंने नसीब खान को बुलाया, तो कुछ उन्होंने काफी सारी चेंजेस की हैं अपनी टीम में इस तरह की, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि उनको एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा। बिलाल को भी उन्होंने ऐड किया, तो काफी नए प्लेयर्स उन्होंने ऐड किए, उनको राइट कॉम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा। लेकिन आप उस टीम को हल्का नहीं ले सकते हैं, वो टीम अच्छी टीम है अगर उनको एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन मिल जाए तो। सनी भाई आपने खुद भी देखा होगा उनका स्कोर कार्ड आपके सामने है कि सब खिलाड़ी ही उनके अच्छे खेलने वाले हैं, प्रोफेशनलों में आते हैं तकरीबन। तो टीपू भाई की वैसे ही जगह मेरे ख्याल से नीचे ही बन रही थी जैसे उनके ऊपर वाले नामवर खिलाड़ी हैं। आपके सामने है स्कोर कार्ड, तो इसलिए वो कप्तान के लिए मुश्किल फैसला था कि टीपू भाई को ऊपर एडजस्ट करना। जी अब्बास भाई, मैं इस बात में आपके साथ सहमत नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि जब आपकी 2 से 3 अर्ली विकेट्स गिर गई, आपका कोलैप्स हो गया, तो आप वहां पे एक ऐसे सीनियर प्लेयर को भेज सकते हो जो जाके रोके भी, विकेट को भी रोके और साथ में वो बड़ी हिटिंग करके, मतलब टारगेट इतना बड़ा नहीं था। अगर हर ओवर में 1 बाउंड्री मिले या 2 ओवर्स के अंदर भी आपको 1 6 मिल जाता है तो आप इस स्कोर को इजीली चेज कर सकते थे। तो मेरे हिसाब से अगर उनको 2 या 3 विकेट्स गिरने के बाद भेज दिया जाता तो मैच की सिचुएशन शायद कुछ और होती। उनको बहुत नीचे भेजा गया, जैसे कि आपको मालूम ही है कि फहद भट्टी तेज बॉलर हैं, जहांगीर की लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छी है और वो भी बहुत तेज बॉलर हैं, अफाक हैं लॉन्ग बॉलर हैं, तो तैयब हैं जो कि न्यू टैलेंट थे और उन्होंने बहुत उम्दा 2 उन्होंने बोल्ड किए जिन पर मैं वाकई हैरान रह गया कि एक उन्होंने बिलाल को और एक शानी भाई को उन्होंने बोल्ड किया कि वो गेंद देखा ही नहीं कि वो गेंद कहां से निकल गया। तो जब आपके पास इतने तेज और इतने एक्सपीरियंस बॉलर लगे हो, वहां पे आप अपने इनएक्सपीरियंस प्लेयर, इम्तियाज जैसे प्लेयर को आप ऊपर प्रमोट नहीं कर सकते हैं। वहां पे आपको हमेशा एक्सपीरियंस के साथ जाना पड़ेगा। शमरेज भाई उनका एक्सपीरियंस देख लें, आपके सामने तजर्बेकार खिलाड़ी थे, वो रोटेट करते हैं स्कोर को, मगर उनसे भी संभला नहीं गया क्योंकि तैयब ने बॉलिंग ही ऐसी की कि उनके सामने सब बेबस नजर आए। अब्बास भाई अगर हम बात करें शमरेज की तो बहुत टाइम से वो आउट ऑफ फॉर्म है और मुझे ना उनका बिहेवियर भी थोड़ा क्रिकेटिंग बिहेवियर नहीं दिख रहा है। इसके अलावा 2 इनके बहुत पुराने प्लेयर्स हैं, शाहिद और फाहद, 2 इनके पुराने प्लेयर्स हैं जो कि नजर नहीं आ रहे। हम नहीं जानते क्या वजह है, क्या मामलात हैं, पर वो दिख नहीं रहे हैं। अब इन्होंने नए प्लेयर्स को ऐड करने के लिए उनको निकाला है या कोई और मामला है, इस चीज का हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अगले मैच में ये एक राइट कॉम्बिनेशन के साथ आएंगे और आकर अपनी टीम को जितवाने की कोशिश करेंगे। एक चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूं कि अल्लाह बादशाह 136 रन तक नहीं पहुंच सकती थी। शाहीन 11 ने जब अर्ली विकेट्स ले ली तो शाहीन 11 थोड़ा सा मैच को लूज कर गए थे, जिसपे जब थोड़े रन्स बने तो शाहीन भाई को मैंने बोलते सुना कि क्या कर रहे हो आप लोग सीरियस क्यों नहीं रहे। वहां पे जब ये 20 से 30 रन का जो फर्क पड़ा, जो आखिरी 2 विकेट्स पे पार्टनरशिप लगी है, जो गालबन मेरा ख्याल है 40 रन के करीब स्कोर आया होगा आखिरी 2 विकेट्स के ऊपर, तो उन रन्स ने शाहीन 11 को इस मैच से बाहर कर दिया है, जो कि उनकी नालायकी कही जाएगी। तो हमने शाहीन 11 के बारे में काफी बात कर ली। अब हम बात करते हैं सी कंपनी के बारे में, जो कि आपको पहले ही बताया कि एक स्ट्रॉन्ग टीम है और एपीएल शुरू से खेलते आ रहे हैं। उनके कैप्टन का ऐसी एक उम्दा प्रोफाइल है कि आप उसको जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब हम बात करें तो इस टीम में बहुत बेहतरीन बॉलर मौजूद हैं। अली भाई, अदील भाई, ये 2 बेहतरीन बॉलर इस टीम के अंदर मौजूद हैं। अगर ये अपने डे के ऊपर हों तो ये 2 अकेले ही काफ़ी हैं अगली पूरी टीम को तबाह करने के लिए। इसके अलावा इन्होंने बहुत से नए प्लेयर्स भी ऐड किए हैं जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जब वो खेलेंगे तो हमें पता चलेगा। बैटिंग में अगर हम बात करते हैं तो उनके पास सजावल मौजूद हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पिछले एपीएल के सीजन के वो लीडिंग रन स्कोरर थे। सजावल के अलावा उनके पास उमर भट्ट मौजूद हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, पार्ट टाइम बॉलर हैं, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं। उन्होंने दानिश को ऐड किया है, वो एक अच्छे बैट्समैन है। इसके अलावा अली भाई ने हमें बताया है कि एक प्रोफेशनल उन्होंने स्पिनर बुलाया है बाहर से,
अब जब मैच होगा वो बॉलिंग करेंगे तो तभी हमें देखने को मिलेगा कि वो कैसे बॉलर हैं, कैसी वो बॉलिंग करते हैं। इसके अलावा कुछ अली भाई के पास पुराने प्लेयर्स मौजूद हैं जबकि कुछ नए प्लेयर्स मौजूद हैं। हम इसकी डिस्कशन एक मैच होने के बाद कर सकते हैं क्योंकि हमें बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा प्लेयर किस कैलिबर का है। जिन प्लेयर्स को हम जानते थे उन पे हमने आपके साथ तबसरा कर लिया और बाकी हम देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर संडे को। इसके अलावा हम एक और चीज बताते चलें जो कि नुमान ने आपको बताए थे कि कुछ हमारे की पॉइंट्स हैं आज के। हमारे चारों मैच PCSIR ग्राउंड में खेले जाएंगे। जैसा कि हमने बताया था कि पहले पी ब्लॉक में कुछ मैचेस होंगे, तो लास्ट संडे भी पी ब्लॉक में टेंट लग चुके थे और वहां पर मैच मुमकिन नहीं थे, इसलिए हमारे चारों मैच PCSIR ग्राउंड में करवाए जाएंगे। 10 बजे PCSIR ग्राउंड के अंदर हार्डबॉल का मैच स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम हमें 10:15 तक का वो मार्जिन दे सकते हैं, तो हमने पूरी कोशिश करनी है कि हम इन मैचेस को उससे पहले मुकम्मल करें। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो DL कैलकुलेटर यूज होगा, जो कि उसी सूरत यूज होगा अगर पहली इनिंग मुकम्मल हो गई है और दूसरी इनिंग के 5 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। DL कैलकुलेटर कौन सा यूज होगा वो नुमान आपके साथ शेयर कर देंगे, और कोई भी डिसीजन किसी भी मैच का होगा तो वो DL कैलकुलेटर के बेस पे होगा और उसी DL कैलकुलेटर की बेस पे होगा। कोई और DL कैलकुलेटर हमारे पास कोई लेके नहीं आएगा कि इस DL कैलकुलेटर के अंदर तो ऐसे आ रहा है या इसके अंदर ऐसा। जो हम ऑफिशियली अनाउंस करेंगे वो DL कैलकुलेटर यूज होगा इस लीग के अंदर। और इसके अलावा जो मैच वहां पर जहां रुक जाएगा वहीं पे DL कैलकुलेटर यूज होगा। कोई टीम ये नहीं कह सकती कि हम वहां जाके अपना मैच खेल लेते हैं या हम अपना यहाँ पे बाकी मैच खेल लेते हैं, बाकी का मैच नहीं खेला जाएगा। पहली चीज तो ये है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम तमाम मैचेस को मुकम्मल करें। जो टीम्स अपने मैच नहीं मुकम्मल कर पाएंगी ये उनकी अपनी नालायकी होगी, क्योंकि अगर 7 बजे भी मैचेस शुरू होते हैं तो 10, सवा 10 तक बहुत टाइम है। 1.5 घंटा और 1.5 घंटा 2 इनिंग्स के लिए, इतना तो इंटरनेशनल में इतना टाइम मिलता है, तो टेप बॉल के अंदर ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो टीम भी इस टाइम के अंदर अपने मैच को नहीं कंप्लीट कर पाती ये उनकी अपनी नालायकी होगी। जी नुमान, ये थी आज की हमारी पॉडकास्ट जिसमें हमने सारा कुछ बता दिया है। नेक्स्ट मैचेस कब होंगे, कहाँ होंगे और किस किस के होंगे, टीम कंपैरिजन भी कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह संडे को मिलेंगे आपको ग्राउंड में और काफ़ी प्लेयरों से हम इस दफ़ा इंटरव्यू भी करेंगे। मैन ऑफ द मैचेस के इंटरव्यू भी इंशाल्लाह करेंगे। हम पिछला स्टार्टअप था तो इसलिए थोड़ा सा हम मैनेज नहीं कर पाए, तो इस संडे इंशाल्लाह हम प्लेयरों से भी इंटरव्यू लेंगे और प्रॉपर कोशिश करेंगे हर मैच के छोटे छोटे क्लिप्स बनाएं और आपको नेक्स्ट वीडियो के पॉडकास्ट के अंदर भी सारा कुछ शेयर किया जाएगा। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।